हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक आवर पास्ट आवर हेरिटेज का चैप्टर नंबर 9। बाकी के चैप्टर्स भी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, अगर आप चाहें तो उस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड सिटीजन्स राइट्स। चैप्टर नंबर 8 तक हमने पढ़ा था कि कैसे रेड क्लिफ लाइन जो है पार्टीशन लाइन बनाई गई और इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा करके इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ब्रिटिशर्स ने आजाद कर दिया। तो अब हम चैप्टर नंबर 9 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा है वो डेमोक्रेटिक है और यहाँ जो सिटीजन्स के राइट्स क्या क्या हैं उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। 15th August 1947 ended an era of India's struggles and sacrifices. Following the partition, India emerged as an independent state. Freedom came after 190 years of colonial rule, starting from the Battle of Plassey. Hence, on the one hand, there was the overwhelming joy of freedom, but on the other hand, the pain of partition was agonizing. As a newborn state, India had to face many challenges. During such troubled times, the Constituent Assembly was pursuing its work. The making of the Constitution for independent India was in progress. After prolonged debates, counter-debates and discussions, the Constitution of independent India finally evolved. On the 26th of November 1949, the Constitution was adopted in the Constituent Assembly. The following year, on the 26th of January 1950, the Constitution of independent India came into effect. तो हम क्या देख रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हो जाती है ब्रिटिशर्स के कब्जे से। अब इंडिया की आजादी के बाद जो इंडिया के पास सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था वो था इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का बनाना। प्लासी के युद्ध के बाद से ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर शासन किया और वो लगभग 190 ईयर्स तक इंडिया को अपना कॉलोनी बनाकर रखी। तो एक तरफ तो यहाँ इंडिया को आजादी की खुशी थी कि 190 साल के बाद वो ब्रिटिशर्स के कब्जे से आजाद हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी था कि उसे अब जो कंडीशन जो इंडिया की हो गई थी उस टाइम में उसको ठीक करना था, इंडिया को संभालना था और इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना जरूरी था। तो इसके लिए क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और बहुत सारे डिबेट्स और काउंटर डिबेट्स और डिस्कशंस के बाद इस इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो जाती है जिसे कि 26 जनवरी 1950 से इंडिया के ऊपर लागू कर दिया जाता है। अब इंडिया को इसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलाया जाना था। The word constitution implies a body of laws. These laws direct the functioning of an institution or an agency. The state, being an institution, requires a constitution for its administration. The constitution of a state includes such laws by which the powers of the government, rights of the citizens, and the relationship of citizens with the government are conducted. तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक बॉडी ऑफ लॉ, मतलब जिसके अंदर बहुत सारे नियम कानून हैं और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी नियम होते हैं उन्हीं से ही एक इंस्टीट्यूशन या एक एजेंसी को चलाया जाता है। तो यहाँ ये इंस्टीट्यूशन या एजेंसी कौन है, एक स्टेट है। एक स्टेट को हम वो इंस्टीट्यूशन और एजेंसी कहते हैं जिससे कि चलाने के लिए हमें कुछ बॉडी ऑफ लॉज की जरूरत होती है और इन बॉडी ऑफ लॉज से इन स्टेट्स को चलाया जाता है। अब इन कॉन्स्टिट्यूशंस में बताया जाता है कि स्टेट की क्या पावर्स हैं, स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके क्या पावर्स हैं, सिटीजन्स के राइट्स क्या हैं, रिलेशनशिप क्या है सिटीजन का और गवर्नमेंट का। तो यहाँ हम जब स्टेट कह रहे हैं तो हम इंडिया के अंदर जो छोटे छोटे स्टेट्स है उसकी बात नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में स्टेट का मतलब एक कंट्री होता है। तो यहाँ जहाँ भी स्टेट वर्ड का यूज किया गया है वो इंडिया के लिए यूज किया गया है। When India was under the British rule, the country was governed by the laws of the British government. There was no reflection of the desires and aspirations of the Indians. Hence, the national leaders had been demanding a constitution for the Indians ever since the Indian National Congress was founded. Despite responding to certain Indian claims and bringing about a few administrative reforms, the control of governance remained in British hands. The pressure of relentless agitation ensured that the government demand for constitution and freedom could not be postponed. In 1946, the British government took up the proposal to form a constituent assembly. Its duty was to frame a constitution for India. जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर में थी तो ब्रिटिशर्स के जो भी नियम कानून थे उसी के द्वारा ही इंडिया को चलाया जा रहा था और इंडियंस के किसी भी डिजायर्स या किसी भी इच्छा को माना नहीं जाता था उस टाइम में। इसीलिए जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो उसका यही डिमांड था कि इंडियंस को भी कुछ पावर दिया जाए, उन्हें भी कुछ अधिकार दिए जाए अपने देश को चलाने में। हालांकि ब्रिटिशर्स ने कुछ कंट्रोल्स तो दिए थे इंडियंस को, लेकिन उसको भी कुछ देखा जाए तो फिर भी ब्रिटिशर्स के ही हाथों में थी गवर्नमेंट और इंडियंस के हाथों में बहुत ही नाम के लिए ही कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्स दे दिए गए थे। लेकिन जब आगे ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडियंस लोग बहुत ज्यादा भीड़ जमा कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, इन्हें आज़ादी चाहिए है, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए है, तो ये सब देखने के बाद क्या किया था ब्रिटिशर्स ने 1946 को एक प्रपोजल लाया था ब्रिटिशर्स ने जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। In July 1946, the Constituent Assembly was set up. Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent president. The drafting committee was set up for framing of the Constitution of independent India. Under the chairmanship of B.R. Ambedkar, a committee of 7 members drafted the Constitution. तो जुलाई 1946 में Constituent Assembly बनाई जाती है इन अंग्रेजों के द्वारा। उस टाइम इंडिया आज़ाद नहीं हुई थी।
इंडिया आजाद हुई थी 15 अगस्त को, और ये जुलाई के टाइम में इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। यानी कि अंग्रेज भी चाहते थे कि एक मतलब वो ऐसे ही इंडिया को छोड़कर नहीं चले गए थे, वो लोग ने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि इंडिया के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए और ये भी अपने शासन को चलाने के लायक जाए। तो इसे उस लायक बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था ब्रिटिशर्स के ही द्वारा, जिसके की परमानेंट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इसका चेयरमैन बनाया गया था, और इस कमेटी के इस ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे टोटल, जिन्होंने मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The Indian Constitution has a preamble. The ideal and the objectives of the Constitution are declared in the preamble. It is called the soul or conscience of the Constitution. Initially, the preamble described the state as a sovereign, democratic republic. In 1976, the 42nd Amendment changed this to read as sovereign, socialist, secular, democratic republic. Each of these words has great significance. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीम्बल है। प्रीम्बल का मतलब क्या है, ये बताता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका लक्ष्य क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए जाने के पीछे का इनका मकसद क्या है, इन लोग किस आइडियोलॉजी को मानते हैं, क्या इन लोगों का आइडियल है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या आइडियल है, ये सभी चीजें इस प्रीम्बल में बताई गई हैं। तो इसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कह सकते हैं। शुरू के टाइम में इंडियन प्रीम्बल जो थी उसमें इस तरह से बताया गया था, स्टेट एज अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि इंडिया जो है वो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। यहाँ 3 आइडियल है, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इन सबके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इन सभी वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है, डिटेल में हम इसे समझेंगे। लेकिन इन 3 आइडियल के अलावा फिर आगे चलकर इसमें कुछ और चीजें भी ऐड की गई। 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया, एक सुधार किया गया, जिसके बाद इस प्रीम्बल को कुछ ऐसा लिखा गया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सभी वर्ड अलग अलग से बहुत बड़ी मीनिंग बताते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। The word sovereignty implies that India is the supreme and absolute authority in determining her internal and external policies. India is not legally bound to abide by any order, request or directive of any foreign state or agency. तो प्रीम्बल का जो पहला वर्ड है वो है सोवरेन। सोवरेन से ही ये वर्ड सोवरेंटी आती है। सोवरेंटी का मतलब होता है सुप्रीम या एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मतलब जिसके ऊपर कोई और नहीं है। तो इंडिया अपने देश के अंदर के फैसलों के लिए और जो इंडिया जो दूसरे देशों के साथ जो कुछ भी फैसला करेगी उसके लिए वो पूरी तरह से आजाद है। उसे कोई दूसरा देश ये नहीं बता सकता, कोई दूसरा देश या कोई दूसरी एजेंसी ये नहीं बता सकती है कि उसे क्या फैसले लेने चाहिए। तो अपने नियम कानून बनाने के लिए इंडिया पूरी तरह से आजाद है। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो है सोशलिस्ट। द वर्ड सोशलिस्ट जनरली इंप्लाइज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओनरशिप ऑफ द स्टेट और सोवरेंटी ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ प्रोड्यूस्ड। But the word socialist has been included in the preamble of the Constitution with a different implication. The word conveys the vision of developing a socialist pattern of social system based on mixed economy, that is, economy based on state as well as private ownership. Socialist वर्ड का जो जनरल मीनिंग होता है उसका मतलब यही है कि स्टेट या उस सोसाइटी के अंदर जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी ऐसी चीजें जो कि प्रोडक्शन में मदद करती है। प्रोडक्शन यानी कोई भी चीज बनाने में, मैन्युफैक्चर होने में, जैसे कि आटा बनाने के लिए हमें गेहूं चाहिए, तो गेहूं क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसका फाइनल प्रोडक्ट बनकर आटा आएगा। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर उस स्टेट का, उस देश का या उस सोसाइटी का हक है, और उस देश में जितने भी पैसे बनते हैं यानी प्रोडक्शन के बाद जो भी वेल्थ या मनी बनेगी वो सभी को बराबरी से दी जाएगी। ये मतलब होता है सोशलिस्ट सिस्टम का। लेकिन इंडियन प्रीम्बल में सोशलिस्ट वर्ड का मतलब कुछ अलग तरह से यूज किया गया है। इस शब्द का मतलब है कि एक विजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन प्रीम्बल में सोशलिस्ट वर्ड का एक विजन है, जिसका मतलब है कि इंडिया का जो सोशल सिस्टम है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, यहाँ दोनों तरह की प्रोडक्शन की जाएंगी, जिसमें कि पहला प्रोडक्शन वो होगा जिसमें कि गवर्नमेंट हिस्सा लेगी, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज लगवाएंगी और सारा कुछ उसके ऊपर होगा जिम्मेदारी। और दूसरे तरह का प्रोडक्शन वो होता है जिसमें प्राइवेट कंपनीज की भागीदारी होगी, यानी प्राइवेट कंपनीज की फैक्ट्रीज होंगी और वो लोग अपने तरह से प्रोडक्शन करेंगे। तो ये दोनों ही सिस्टम को अपनाने का फैसला किया था इंडिया ने। नेक्स्ट टर्म है सेक्युलर। द टर्म सेक्युलर इज इंटेंडेड टू एम्फसाइज दैट इंडिया हैज नो स्टेट रिलीजियन. The state will neither encourage nor oppose any particular religion. Every citizen is free to practice any religion or belief. Secular का मतलब होता है हिंदी में धर्मनिरपेक्ष, यानी इंडिया एक रिलीजियस कंट्री नहीं है, यानी इंडिया किसी धर्म के ऊपर नहीं बनाई गई है और इंडिया किसी धर्म को एनकरेज भी नहीं करेगी और अपोज भी नहीं करेगी, मतलब वो किसी को बढ़ावा भी नहीं देगी और किसी को दबाएगी भी नहीं। और यहाँ की जितने भी नागरिक है, यहाँ इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो लोग आजाद है कि वो जिस भी धर्म को चाहे माने। नेक्स्ट टर्म है डेमोक्रेटिक। द वर्ड डेमोक्रेटिक डिनोट्स इन अ वाइडर सेंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी. However, the Indian Constitution envisages universal adult franchise. It confers the power of vote to every adult citizen to send elected representatives to the union and state legislatures as well as various local self-governing institutions. तो डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे
कि इंडिया का जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सभी कोई बराबर है इंडिया में। और इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम है, यानी हर वो इंसान जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है। बहुत से देशों में ऐसा नहीं था, बहुत से देशों में औरतों को वोट देने का हक नहीं था, और भी बहुत सारे ऐसे नियम थे जिनमें कि वोट देने का हक कुछ ही लोगों को होता था। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि यहाँ हर वो इंसान जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है वो वोट दे सकता है, वो वोट दे सकता है। इसकी वजह से क्या हुआ, देश के हर नागरिक के पास, हर अडल्ट नागरिक के पास बराबर का एक राइट मिल गया है सबको, कि वो सभी लोग किसी को भी अपनी पसंद पे वोट दे सकते हैं और अपने पसंद का नेता चुन सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है रिपब्लिक। द वर्ड रिपब्लिक सिग्निफाइज दैट इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया देयर इज नो प्लेस फॉर अ हेरिडिटरी मोनार्क। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट. He too is indirectly elected by the people of India. According to the Constitution, the people of India are the source and custodian of the Constitution of India. Hence the word republic has been included in the constitution. Republic यानी अपना प्रतिनिधि चुनने का यहाँ इंडिया में सबको अधिकार है। यहाँ कोई हेरिडिटरी मोनार्क नहीं है, यानी पहले कैसा होता था कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनता था, लेकिन अब ये सिस्टम हट गई है। अब जिसे जनता वोट देकर बहुमत से चुनती है वही लीडर बनता है, वही नेता बनता है और वही देश को चलाता है। इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो देश का हेड होता है और वो इनडायरेक्टली जो है इंडियन पीपल उसको इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो इंडियन पीपल है वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक है, वही इसको बनाने वाले हैं और वही इसके सोर्स हैं। इसीलिए रिपब्लिक वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। Union government. In the parliamentary democratic system of India, the government constitutes of the president, vice president and council of ministers. Legally and theoretically, the president is the head of the government, but practically the council of ministers led by prime minister rules the government in the name of the president. Union government. इंडिया का गवर्नमेंट सिस्टम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसमें कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर इसे बनाते हैं। कानूनी तौर पर और थियोरेटिकली तौर पर तो देखा जाए तो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का हेड होता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि काम कौन करता है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर भी सारा काम करते हैं देश को संभालने का, और प्रेसिडेंट सिर्फ नाम के लिए ही देश का हेड होता है। प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट. ही रिप्रेजेंट्स द नेशन. ही इज इलेक्टेड बाय अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर पीरियड ऑफ 5 years. A person can be the president of India a number of times. In order to be qualified for election as president, a person must be a citizen of India. He ought to be at least 35 years of age, eligible to be elected in the Lok Sabha, and should not hold an office of profit in any government or under any local authority. इंडिया का प्रेसिडेंट इंडिया का हेड होता है, वो अपने नेशन को रिप्रेजेंट करता है और उसे एक स्पेशल प्रोसीजर से 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है ये, जिसमें कि एक पर्सन जो कि कितने भी बार इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है, और इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए उसके अंदर ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जैसे कि उसे इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, यानी वो इंडिया में ही रहता हो, इंडिया का ही नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, 35 ईयर्स ओल्ड, और वो लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, और उसे किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर, किसी भी बेनिफिट वाले पोस्ट पर, गवर्नमेंटल पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, ना तो लोकल अथॉरिटी में और ना ही किसी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी में। तो वैसा पर्सन प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो सकता है। Vice President. The dignity of the post of Vice President is next only to the President. In order to be elected as Vice President, a person should be a citizen of India, at least 35 years old, eligible to be elected in Rajya Sabha, and must not hold an office of profit. Like the President, the Vice President too is elected in a special procedure. The Vice President is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. Generally, the Vice President holds office for a term of 5 years. President के ठीक नीचे Vice President का ओहदा होता है, और प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में या फिर जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा हो तो वैसी कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट का रोल निभाता है। और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे कि उस पर्सन को जिसे वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए इलेक्ट करना है उसे इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज 35 ईयर होनी चाहिए, उसे राज्यसभा के लिए इलेक्ट होने के लायक होना चाहिए, और किसी भी बेनिफिट वाले ऑफिशियल पोस्ट पे उसे नहीं होना चाहिए। और प्रेसिडेंट की ही तरह वाइस प्रेसिडेंट को भी एक स्पेशल प्रोसीजर के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ये वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और आमतौर पर वाइस प्रेसिडेंट का जो टाइम होता है वो भी 5 साल का होता है। यूनियन लेजिस्लेचर. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर. द प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट constitute the union legislature. The Union Legislative Assembly enacts laws, amends the Constitution, fixes tax rates, etc. इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो 2 सदनों से मिलकर बना होता है, यानी ये कानून बनाने वाला जो पार्लियामेंट है इंडिया का वो 2 सदनों में बटा हुआ है, और इन दोनों को मिलाकर यूनियन लेजिस्लेचर बनता है। यहाँ नए कानून बनाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अगर चेंजेस करना हो तो वो यही होता है, टैक्स रेट में कमी करना या उसे बढ़ाना, ये सभी काम पार्लियामेंट में होते हैं, इसी यूनियन लेजिस्लेचर में होते हैं। द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नोन एज राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स. इट्स कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ नॉट मोर देन 250 members. The president appoints 12 distinguished
Indian citizens from different fields like science, visual art, social service, etc. To become a member of Rajya Sabha, a person should be at least 30 years old and a citizen of India. The members of Rajya Sabha are elected for a term of 6 years. The lower house of the parliament is known as Lok Sabha or House of the People. Almost all the members of the Lok Sabha are directly elected through universal adult franchise. The president can nominate only 2 members to the Lok Sabha. At present, the maximum strength of the Lok Sabha is 552. पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है उसे हम राज्य सभा के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। राज्य सभा के टोटल मेंबर्स 245 हैं, जिनमें से कि 12 मेंबर्स को इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है डिफरेंट फील्ड्स से, डिफरेंट फील्ड्स से, जैसे कि साइंस, विजुअल आर्ट, सोशल सर्विस एक्सेट्रा फील्ड्स से। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एक पर्सन को इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है और उसकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा के मेंबर 6 साल के लिए बनाए जाते हैं, मतलब एक मेंबर का यहाँ काम करने का जो टाइम है वो 6 साल है। फिर पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है जिसका नाम है लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। और ज्यादातर जितने भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हें डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, मतलब लोग वोट देकर उन्हें चुनते हैं लोकसभा के लिए। 2 मेंबर्स को चुनने का राइट होता है प्रेसिडेंट के पास। लोकसभा के टोटल मेंबर्स हैं 545, जिनमें से 2 को नॉमिनेट करने का राइट इंडियन प्रेसिडेंट के पास है, यानी लोकसभा के 2 मेंबर्स को इंडियन प्रेसिडेंट चुनती है। 2023 में राज्यसभा का टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 245 है और लोकसभा के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 545 हैं। To be a member of the Lok Sabha, one should be a citizen of India and at least 25 years old. The person cannot hold an office of profit under the union or state government. The members of the Lok Sabha are usually elected for a term of 5 years. The Lok Sabha is presided over by the Speaker. The Deputy Speaker presides over the proceedings in the absence of the Speaker. Both the Speaker and the Deputy Speaker are elected from the House by the other members. लोक सभा का सदस्य बनने के लिए एक इंसान को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 25 इयर्स होनी चाहिए और उस पर्सन को किसी भी गवर्नमेंटल, चाहे वो यूनियन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके ऑफिस में किसी भी प्रॉफिट वाले पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंटल ऑफिस में बेनिफिट वाले पोस्ट पे नहीं होना चाहिए उस पर्सन को, तभी वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है। यानी लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़कर लोकसभा में मेंबर बन सकता है। लोकसभा के मेंबर्स को 5 साल के लिए चुना जाता है। लोकसभा को प्रिसाइड करने का काम, उसको संभालने का काम जो है स्पीकर के पास होता है। हम लोग जब पार्लियामेंट डिस्कशन देखते हैं या डिबेट देखते हैं तो वहाँ एक पर्सन जो कि स्पीकर होता है वो सबको चुप रहने के लिए बोलता है या फिर बोलने के लिए बोलता है, तो ये स्पीकर होता है। और अगर स्पीकर किसी वजह से उस मीटिंग को अटेंड ना कर पाए तो फिर डिप्यूटी स्पीकर होता है, वो इसके बदले स्पीकर का काम संभालता है और ये स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर दोनों ही को लोकसभा के मेंबर लोग चुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर, the prime minister holds the most important post in the parliamentary democratic system of India. He is the head of the central government. Although the president is the constitutional head of the state, the executive head is the prime minister. इंडिया के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत ही बड़ा होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है। हालांकि हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो स्टेट का प्रेसिडेंट होता है, लेकिन जब काम की बारी आती है तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा रोल होते हैं, यानी सारी चीजें संभालना और उसे करना ये सब प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. If any party is unable to win absolute majority of seats, then the president, after due consideration, can appoint any person from the Lok Sabha as prime minister. In that case, the appointed person has to win the confidence of the majority of members within a specified period. जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो मेजोरिटी में वोट जिस पार्टी को मिलता है वो पार्टी जीत जाती है और उसी पार्टी में से लोग आपस में एक नेता को चुनते हैं जो कि देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन आती है जबकि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं मिल पाती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो देश का प्रेसिडेंट होता है वो एक लोकसभा के मेंबर को प्राइम मिनिस्टर चुनता है सबकी सहमति के बाद। और ऐसी केसेस में जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, उसको पूरे लोकसभा की मेजोरिटी मेंबर्स का कॉन्फिडेंस जीतना पड़ता है और वो भी एक निश्चित टाइम के अंदर, यानी उसे एक कोलिशन की पार्टी बनानी पड़ती है जिसमें कि 2-3 पार्टी मिलकर देश को चलाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर कैन हिमसेल्फ कीप द चार्ज ऑफ सेवरल पोर्टफोलियोज. द अदर central ministers are appointed by the president on the advice of the prime minister. In fact, he is the link between the president and the union ministers. प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारे रोल्स होते हैं प्ले करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए जो एक यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स बनाई जाती है, उसके लिए जो मिनिस्टर्स को चुना जाता है वो भी प्राइम मिनिस्टर ही चुनते हैं और सिर्फ उसमें प्रेसिडेंट को एक हेड बनाया जाता है, एक चीज पर प्रेसिडेंट को हेड बनाया जाता है, लेकिन जो मेन काम है वो प्राइम मिनिस्टर ही करता है और प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट और यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स के बीच का एक लिंक होता है, दोनों को मिलाने वाली कड़ी होती है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और यूनियन ऑफ मिनिस्टर दोनों को एक दूसरे से मिलाते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ फेडरल सिस्टम हैविंग सेपरेट लेजिस्लेचर्स फॉर द यूनियन एंड आल्सो फॉर ईच स्टेट. In some states, the legislature consists of one house. Again, in other states, the legislature consists of 2 houses.
The upper house of the bicameral state legislature is called Legislative Council or Vidhan Parishad, and the lower house is called Legislative Assembly or Vidhan Sabha. In West Bengal, the legislature is unicameral. The state legislature is either comprised of the governor, the legislative assembly, and the legislative council, or the governor and the legislative assembly. स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जिस तरह से पार्लियामेंट है सेंट्रल में और उसका काम है नियम कानून को बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, टैक्सेस को देखना, टैक्स रेट्स को, ठीक वैसे ही स्टेट के लेवल पर भी लेजिस्लेचर होते हैं। और इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल सिस्टम के ऊपर बना हुआ है। मतलब यहाँ स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंटर की गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, जो छोटे छोटे राज्य है, स्टेट है इंडिया के अंदर, उसकी गवर्नमेंट, इन दोनों के पास थोड़े थोड़े पावर्स होते हैं। कुछ स्टेट लेजिस्लेचर के एक ही हाउस होते हैं, उन्हें यूनिकैमरल कहते हैं, और कुछ स्टेट लेजिस्लेचर्स के 2 हाउसेस होते हैं। यानी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का 2 हाउसेस है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर के भी 2 हाउसेस और किसी किसी के सिर्फ 1 हाउसेस होते हैं, जिनके नाम कुछ ऐसे हैं। जो बाइकैमरल, जो 2 सदन वाले जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, उनके जो अपर हाउस होते हैं उसका नाम है विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो लोअर हाउस है उसका नाम होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान सभा। वेस्ट बंगाल में यूनिकैमरल यानी एक ही लेजिस्लेचर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर या तो गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन तीनों से मिलकर बना होता है, या फिर उसमें सिर्फ गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है किसी किसी में। जैसे कि वेस्ट बंगाल में यहाँ सिर्फ गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। गवर्नर, द गवर्नर इज द हेड ऑफ द state government. Although he is no more than a constitutional head, the governor is appointed by the president for a period of 5 years on the recommendation of the union government. He is not directly elected by the people of the state. गवर्नर, तो जिस तरह से प्रेसिडेंट देश का हेड होता है, उसी तरह से गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं होता है। गवर्नर को प्रेसिडेंट चुनते हैं और इनकी जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 साल। तो इंडियन प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट की सलाह के बाद 5 साल के लिए गवर्नर को, यानी किसी भी स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। इनको डायरेक्ट वोट देकर नहीं चुन सकते हैं लोग। इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको हमारे देश के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वो भी यूनियन गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के साथ। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ओवर 35 years of age is eligible for the office. However, he must not hold any other office of profit, nor be a member of the legislature of the union or of any state. The governor of a state appoints the chief minister of that state. He also appoints other ministers on the advice of the chief minister. Besides, he also appoints various high-ranking officials and important posts of the state. If there is a legislative council in the state, the governor has the authority to nominate some eminent persons to that council. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हम ऐसे लोगों को ही गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं जो कि इंडिया का सिटीजन हो, जिसकी एज 35 years या उससे ज्यादा हो, और जो इंसान किसी भी प्रॉफिट वाली गवर्नमेंटल पोस्ट पे अपॉइंटेड ना हो, ऐसा इंसान गवर्नर के लिए चुना जा सकता है। ये गवर्नर ही जो है चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक वैसे ही जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही स्टेट्स में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये गवर्नर चीफ मिनिस्टर्स को चुनते हैं और बाकी के जो चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिस के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट ये गवर्नर ही करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर की सलाह के बाद। इसके अलावा जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं स्टेट लेवल पर, जितने भी जरूरी पोस्ट होते हैं स्टेट लेवल्स पर, उनको भी अपॉइंट करने का काम इन गवर्नर्स का ही होता है। अगर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसके कुछ जो खास लोगों को जो नॉमिनेट किया जाता है उसका राइट भी इन गवर्नर्स के पास ही होता है। यही लोग कुछ खास लोगों को चुनकर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट करते हैं, यानी वहाँ के मेंबर को चुनते हैं ये लोग, वहाँ के कुछ एमिनेंट मेंबर्स को चुनते हैं ये लोग, जिनको की चुनने का राइट इनके पास होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा। In 1969, a decision was taken to abolish that legislative council of the West Bengal state legislature. Since then, the state legislature has only legislative assembly. Almost all the members of the state legislative assembly or MLAs are elected on the basis of adult franchise. In some legislative assemblies, the governor at his own direction may nominate one member from the Anglo-Indian community. The members of a state legislature usually remain in office for a term of 5 years. 1969 में एक डिसीजन आया था जिसके बाद की लेजिस्लेटिव काउंसिल को वेस्ट बंगाल के लेजिस्लेचर सिस्टम से हटा दिया गया था, और तब से ही वेस्ट बंगाल में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही रह गई है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। यहाँ के मेंबर्स को हम एमएलए कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और इनको डायरेक्ट वोट देकर लोग चुनते हैं। और इनमें से एक मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुनने का राइट गवर्नर के पास होता है, और इन मेंबर्स का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, यानी ये अपने ऑफिस में 5 साल के लिए चुने जाते हैं एमएलए के तौर पर। Chief Minister. As in the center, the parliamentary system of government exists in each of the states of India. The head of the state government is the Chief Minister. The Constitution of India provides the Council of Ministers to aid and advise the governor. The Chief Minister is the head of the Council of Ministers. After the election of Legislative Assembly, the governor appoints the leader of the party in majority as the Chief Minister.
He also appoints the Council of Ministers on the advice of the Chief Minister. The Chief Minister and the Council of Ministers are collectively responsible to the Legislative Assembly for their functioning. The first Chief Minister of West Bengal was Sri Prafulla Ghosh. जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, वैसे ही स्टेट में भी, यानी इंडिया के जो छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, वहां भी इसी तरह का सिस्टम है। और यहाँ पे भी क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड है वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, और जो गवर्नर्स हैं वो सिर्फ नाम के हेड होते हैं। जो रियल काम होता है वो चीफ मिनिस्टर्स ही करते हैं। इन चीफ मिनिस्टर्स के पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के पास यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक वैसे ही चीफ मिनिस्टर्स के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी नेता होते हैं, उनको चुनने का काम ये चीफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से गवर्नर्स करते हैं। यानी मेन जो काम है चुनने का वो चीफ मिनिस्टर्स ही चुनते हैं, गवर्नर का सिर्फ नाम रहता है कि उसने इन्हें चुना है। और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड होते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर। इलेक्शन होने के बाद, यानी जब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो एमएलएस के इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं, उसके बाद जो एक मेजॉरिटी पार्टी जो इलेक्शन को जीतती है, जिसके ज्यादातर नेता चुने जाते हैं जिस भी पार्टी के, उस पार्टी का एक मेंबर उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाता है। और फिर वही चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी नेता होते हैं उनको चुना जाता है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो चीफ मिनिस्टर्स है, ये सभी मिलकर लेजिस्लेटिव असेंबली में एक साथ काम करते हैं, और यहाँ के सभी कामों के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहाँ के? लेजिस्लेटिव असेंबली के। वेस्ट बंगाल के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर का नाम श्री प्रफुल्ल घोष था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज गवर्नेंस एट द लोकल और रीजनल लेवल। दिस ensures direct participation of the common people in the local administration. They can themselves govern the rural or urban administrative bodies. The direct involvement of local people in the local self-government institutions helps to develop administrative experience and civil conscience. As a result, the democratic system of governance becomes effective. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी अब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को देख लिया, स्टेट गवर्नमेंट को देख लिया, इसके बाद जो और नीचे लेवल आते हैं वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी जो हमारे आसपास की जो लोकेलिटीज होती हैं, उनके लिए जो नेता का चुनाव होता है, उनके लिए जो इलेक्शंस होते हैं। और इंडिया के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसकी यही खासियत है कि यहाँ लोकल और रीजनल लेवल पर भी गवर्नमेंट होती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोकल लोग हैं, इंडियन लोकल पीपल भी एडमिनिस्ट्रेशन में यानी नियम कानून बनाने में और देश को चलाने में हिस्सा ले सकते हैं। इंडियन लोग जो गाँव के जो इंडियन पीपल है और जो अर्बन यानी जो शहर के जो इंडियन लोग हैं, सबके लिए अलग अलग तरह के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का इंतजाम किया गया है, जिसके जरिए यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो खुद के ऊपर शासन कर सके, मतलब वो लोग खुद के लिए फैसले ले सके। और इस तरह से जो लोकल पीपल है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करती है उसको किसी भी तरह के फैसले लेने में, जिसका नतीजा ये होता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम और भी ज्यादा इफेक्टिव वे में वर्क करती है। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फंक्शंस इन रूरल एंड म्युनिसिपल एरियाज। The rural self-government is known as panchayat system. The panchayat system has 3 tiers. The lowest of the tiers is the gram panchayat. Just above it is the panchayat samiti and the top tier is the जिला परिषद। वेस्ट बंगाल के जो सबसे रूरल एरियाज हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट सिस्टम है और जो म्यूनिसिपल एरियाज हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। रूरल एरियाज जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के लिए पंचायत सिस्टम होती है। पंचायत सिस्टम के 3 टायर्स होते हैं, और जो इस पंचायत सिस्टम के जो सबसे लोएस्ट टायर होते हैं, मैंने सबसे नीचे अगर हम देखें तो वो है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर आती है पंचायत समिति, और जो सबसे ऊपर वाला टायर है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो है जिला परिषद। अब हम आगे इन सबको अलग अलग से देखेंगे कि ये सभी क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये सब क्या है, इसे डिटेल में देखेंगे। पहला है ग्राम पंचायत। द लोएस्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल इज द ग्राम पंचायत। According to the Panchayat Act, the area of a Gram Panchayat is determined by a group of contiguous villages or a cluster of villages. In order to be elected to the Gram Panchayat, a person must be a voter of that Panchayat. An employee of the central or state government cannot contest as a candidate for the Gram Panchayat. The members of the Panchayat are elected for a term of 5 years. वेस्ट बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का सबसे निचला और सबसे जरूरी हिस्सा होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एक्ट के अकॉर्डिंगली ग्राम पंचायत हम उस एरिया को कहते हैं जहाँ कुछ गांव मिलकर एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस बनाते हैं, जहाँ कुछ गांव मिलकर एक गांव का एक समूह रहता है छोटा सा, उस एरिया को हम ग्राम पंचायत कह सकते हैं। ग्राम पंचायत के इलेक्शन को लड़ने के लिए एक पर्सन को पंचायत का वोटर होना चाहिए, यानी वो गांव का इंसान हो, उसी गांव का, वो वोट दे सके। ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वैसा कोई भी इंसान ग्राम पंचायत के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। और ग्राम पंचायत के मेंबर को भी 5 साल के लिए ही चुना जाता है। The elected members of the ग्राम पंचायत elect one member from among themselves as पंचायत प्रधान and another as उप प्रधान। At present, 1/3 of the total number of the posts of pradhans and up pradhans are reserved for women members and for scheduled castes and scheduled tribes, a proportionate ratio in respect of population.
जितने भी गांव के जो ग्राम पंचायत के मेंबर चुने जाएंगे उनमें से एक को वो लोग पंचायत प्रधान और एक को उप प्रधान बनाएंगे। इन पोस्ट में इन्होंने जितने लोगों को चुनना होगा टोटल प्रधान या उप प्रधान को, उनमें से 1/3 मेंबर्स वुमेन के लिए रिजर्व है और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए उनको रिजर्व करके रखा गया है। वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली उसे एक रेशियो में डिवाइड करके शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी रिजर्वेशन दी गई है। The tenure of the Gram Panchayat is generally 5 years, but it may be extended to 6 months by the state government under special circumstances. According to the West Bengal Panchayat Act, it is mandatory to convene at least one Panchayat meeting per month. The Gram Panchayat presides over the meetings of the Gram Panchayat. तो normally Gram Panchayat का जो टाइम होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन इसे हम 6 महीने के लिए बढ़ा भी सकते हैं किसी स्पेशल कंडीशन में। कोई ऐसी खास परिस्थिति आएगी तो उसे हम 6 महीने के लिए बढ़ा भी सकते हैं। और वेस्ट बंगाल के जो पंचायत एक्ट है उसके अनुसार महीने में कम से कम एक बार पंचायत मीटिंग रखना जरूरी है और इस पंचायत मीटिंग के ग्राम पंचायत मीटिंग के प्रेसिडेंट ग्राम प्रधान को चुना जाता है। पंचायत समिति, द सेकंड टायर ऑफ द पंचायत सिस्टम इन वेस्ट बंगाल इज द पंचायत समिति। A number of village units constitute a block. The Panchayat Samiti takes its name after the name of the block. The Panchayat Samiti is responsible for the comprehensive development of the block. In the absence of a woman member or a member from scheduled caste or scheduled tribes, the government can appoint a maximum of 2 members from those categories. पंचायत सिस्टम का जो दूसरा टायर है वो है पंचायत समिति। ये पंचायत ग्राम पंचायत से थोड़े ऊपर होता है। कुछ गांव को मिलाकर एक ब्लॉक बनाया जाता है और पंचायत समिति का नाम उसी ब्लॉक के नाम पर ही रखा जाता है। इसका काम होता है ब्लॉक की तरक्की की देखभाल करना, मतलब ब्लॉक में क्या हो रहा है, क्या चीजें जरूरी है, वो सब देखना पंचायत समिति का काम होता है। और यहाँ भी जैसे कि औरतों और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को थोड़ी सी रिजर्वेशन दी गई है, लेकिन अगर औरतें और SC/ST कास्ट के लोग नहीं रहते हैं तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो 2 मेंबर्स को इस कैटेगरी में से खुद से चुन सकते हैं। In order to become a member of Panchayat Samiti, the eligible criteria is the same as that of Gram Panchayat. The tenure of the Panchayat Samiti is of 5 years, but the government can extend its tenure for 6 months in special circumstances. The Panchayat Act mentions that meetings of the Samiti must be held every 6 months. पंचायत समिति के लिए चुने जाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि जो कि बिल्कुल ग्राम पंचायत के इलेक्शन में चुने जाने के लिए होते हैं, वही सेम क्राइटेरिया इसके लिए भी लागू होते हैं। पंचायत समिति के लोगों को भी 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन वहाँ की सरकार इनके भी कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है किसी स्पेशल परिस्थिति के होने पर। और इनके लिए भी एक नियम है कि हर 6 महीने में इनकी एक मीटिंग होनी चाहिए। द मेंबर्स ऑफ द समिति इलेक्ट वन ऑफ देयर मेंबर्स एज द सभापति एंड अनदर एज सहसभापति। द सभापति एंड इन हिज एब्सेंस द सहसभापति preside over the meeting of the samiti. Like the Gram Panchayat, 1/3 of the total number of posts of Sabhapati and Sahasabhapati are reserved for women members and for scheduled caste and scheduled tribes, a proportionate ratio in respect of population. इनमें से एक को ये लोग आपस में चुनकर सभापति बनाते हैं और एक को सहसभापति बनाते हैं। सभापति के नहीं रहने पर सहसभापति समिति की जो भी मीटिंग होती है उसका प्रेसिडेंट बनता है। और जिस तरह से ग्राम पंचायत में 1/3 जो पोस्ट्स हैं उसके लिए औरतों और SC/ST कास्ट को जिस तरह से रिजर्वेशन दी गई है, उसी तरह से इसमें भी है। सहसभापति और सभापति इन पोस्ट में भी कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं वुमेन के लिए और शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी ST के लिए। जिला परिषद, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2013, 19 districts of West Bengal except Kolkata and Darjeeling have Jila Parishads. In order to be a member of the Jila Parishad, a person must have similar eligibility as applicable to the candidates of Panchayat Samiti or Gram Panchayat. The tenure of the Jila Parishad is for 5 years, but in special circumstances, its duration can be extended by 6 months. As per the West Bengal Panchayat Act, it is mandatory to convene a meeting of the Jila Parishad after every 3 months. The Sabhadhipati presides over the meeting of the Jila Parishad. In his absence, सहसभाधिपति presides over the meeting. 2013 के आंकड़ों को माने तो वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता और दार्जिलिंग को छोड़कर टोटल 19 यानी 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां की जिला परिषद है। और जिला परिषद का मेंबर बनने के लिए एक पर्सन को ठीक वैसे ही क्वालिटीज होनी चाहिए एक पर्सन के अंदर जो कि पंचायत समिति या ग्राम पंचायत के अंदर होनी चाहिए। जिला परिषद का कार्यकाल भी 5 साल का होता है और इसे भी कुछ खास परिस्थितियों में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की है। वेस्ट बंगाल के पंचायत एक्ट के अनुसार जिला परिषद को हर 3 महीने में एक मीटिंग करनी जरूरी है और जिला परिषद की जो मीटिंग्स होती है उसको सभाधिपति प्रिसाइड्स करते हैं, उसके प्रेसिडेंट्स बनते हैं और सभाधिपति के ना होने पर सह सभाधिपति इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, यानी इस मीटिंग को चलाते हैं, करवाते हैं।
The members of the Jila Parishad elect from among themselves one member as the Sabhadipati and another as the Sahasabhadipati. The Sabhadipati and the Sahasabhadipati are whole-time executive posts. They cannot be engaged in any profession, business or organization of profit while holding their respective posts. जिला परिषद आपस में से एक मेंबर को चुनकर सभाधिपति बनाता है और एक को सहसभाधिपति बनाता है और ये लोग हर वक्त इस पोस्ट के काम को करते हैं। इसके अलावा ये लोग किसी भी तरह का काम या बिजनेस या फिर किसी भी प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ नहीं सकते हैं, ये नियम है। यानी एक इंसान जो कि सहसभापति है या सभाधिपति है, वो इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है जहां से उसे पैसे आए। Municipality is one of the main components of the local self-government system in West Bengal. The state government can divide the municipal area into administrative wards. The people's representative is elected from every ward. The members of the municipality are called councillors. A person who is a voter of a municipal area is eligible to the councillor of the ward if elected. Other criteria for eligibility is similar to the Gram Panchayat. The body formed by the elected members of urban administration is called municipality. The tenure of the municipality is 5 years. The members of the municipality elect from among themselves a chairman and a vice chairman. Municipality गांव के एरिया जो रूरल एरियाज है वहाँ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद थे। अब जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं। म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अर्बन एरियाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंटल सिस्टम है। इसके जरिए क्या होता है, जो लोकल पीपल है वो अपने लिए खुद नेता चुनते हैं। तो म्यूनिसिपल एरिया को छोटे छोटे वार्ड्स में बांटा जाता है। हर एक वार्ड का जो एक रिप्रेजेंटेटिव जिसे कि वोट देकर चुना जाता है उसे हम काउंसिलर कहते हैं। ग्राम पंचायत के इलेक्शन में खड़े होने के लिए एक इंसान को जो जो क्वालिटीज चाहिए, एलिजिबिलिटीज चाहिए, वो सभी एलिजिबिलिटीज वार्ड के काउंसिलर को भी चाहिए, तभी वो वार्ड के काउंसिलर के इलेक्शन में खड़ा हो सकेगा और वो उसी वार्ड का रहने वाला होना चाहिए जिस वार्ड के लिए वो इलेक्शन लड़ेगा। तो इस तरह से जो भी इलेक्टेड मेंबर्स यानी वोट देकर चुने हुए मेंबर्स जो कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं उनसे मिलकर म्यूनिसिपैलिटी बनती है। और म्यूनिसिपैलिटी का भी समय काल 5 साल का होता है और ये वार्ड कमिश्नर जो होते हैं इनमें से आपस में कुछ वार्ड के कमिश्नर्स मिलकर अपने में से एक चेयरमैन को चुनते हैं और एक वाइस चेयरमैन को चुनते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो आगे चलकर जो इनकी मीटिंग्स हो उसमें कोई एक ऐसा इंसान हो जो कि इनकी मीटिंग को संभालने का काम करे। जैसे कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में स्पीकर होते हैं जो कि जब डिस्कशन में, डिबेट में जब बहुत ज्यादा झगड़े शुरू हो जाते हैं तो उन्हें संभालने का काम ये स्पीकर करते हैं। तो उसी तरह से ये लोग आपस में से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को चुनते हैं। मतलब जैसे कि कोई क्लास का लीडर होता है वैसे ही। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल डेवलपमेंट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lays stress on the equality of men and women. Yet society does not look at man and woman equally. In our daily life, women often fall prey to exploitation. Since birth, the girl child becomes a victim of apathy and neglect. At the time of her marriage, she becomes a victim of the dowry system. Besides, the heinous practice of girl trafficking keeps happening. Various schemes have been taken up to check such inhuman incidents. A number of laws have been legislated to secure the rights of women. These laws are included in the Constitution. Again, the spread of women's education has been given importance. Women are given equal opportunities and facilities like men in the field of education. Through these endeavors, the social empowerment of women has been initiated. In 2005, the Constitution validated equal rights of women to land and property as enjoyed by men. हमारा Constitution और हमारे समाज की तरक्की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि मेन और वुमेन को इक्वल राइट देने के ऊपर जोर दिया गया है, लेकिन अगर हम असल जिंदगी में देखें तो ऐसा नहीं है। हम अपने रोज के लाइफ में देखेंगे तो हम पाएंगे कि वुमेन को हमेशा ही एक्सप्लॉइट किया जाता रहा है। जब एक लड़की पैदा होती है तो उसे नेग्लेक्ट किया जाता है, उसको उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि एक लड़के को दिया जाता है। और जब उसकी शादी होती है तो फिर उसे डाउरी यानी दहेज प्रथा का शिकार होना पड़ता है। इसके अलावा भी लड़कियों का अपहरण होता है, ट्रैफिकिंग होता है, गर्ल ट्रैफिकिंग, माने उन्हें अगवा करके बेच दिया जाता है दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज आए हैं, बहुत सारे लेजिस्लेशंस आए हैं ताकि वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके और ऐसे जो इनह्यूमन इंसिडेंट्स होते हैं जैसे गर्ल ट्रैफिकिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनको रोका जा सके। इसके अलावा हमारा देश जो है गर्ल की एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान दे रहा है, यानी वुमेन एम्पावरमेंट। यानी वो चाहते हैं कि हम लड़कियों को शिक्षा दें, उन्हें जैसा कि लड़कों को जिस तरह की राइट मिली है, जो जो फैसिलिटीज मिली है, वो फैसिलिटीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि लड़कियों को भी मिले। इस तरह के जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो भी कदम उठाए गए हैं, उसकी वजह से आज वुमेन की कंडीशन इंडिया में काफी हद तक सुधरी है। और 2005 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया, मतलब एक अमेंडमेंट की गई होगी जिसमें कि वुमेन और मेन को किसी भी लैंड यानी जमीन या फिर किसी भी प्रॉपर्टी में बराबरी का हिस्सा देने की बात कही गई है। इससे पहले औरतों को प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द बैकवर्ड सिटीजन्स। A large part of the Indian population came to be known as backward class during the colonial era. In fact, those considered socially untouchable belonged to this category.
They were also referred to as scheduled caste, Harijan, Dalit, etc. These terms indicates their social position in Indian society. Since 1930, the Dalits of India became conscious of their rights. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड सिटीजन्स, बैकवर्ड यानी पिछड़े हुए जो इंडिया के नागरिक हैं, इंडिया में ही रहने वाले लोग जो कि पिछड़े हुए हैं, उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की भी बात कही गई है और उनको प्रोटेक्ट करने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इंडिया की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करती है और ये कॉलोनियल एरा से ही है, मतलब जब से ब्रिटिशर्स इंडिया पर शासन कर रहे थे उस टाइम में भी ऐसा था और इनको ये लोग अनटचेबल कहते थे। इनको शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी कास्ट या हरिजन या दलित ऐसे नामों से पुकारा जाता है। 1930 से ही जो इंडियन दलित पीपल थे वो लोग अपने राइट्स को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि उनके भी कुछ अधिकार है जिन्हें कि लोग उन्हें नहीं देते हैं। उन्हें बहुत सी जगहों पर जाना अलाउ नहीं था और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि नॉर्मल लोग कर सकते थे लेकिन इन दलितों को नहीं करने दिया जाता था, जैसे मंदिरों में जाना और जो कुएं होते थे, जो सार्वजनिक कुएं, वहां से पानी भरना। इट वॉज महात्मा गांधी हु फर्स्ट टुक द इनिशिएटिव टू लिंक द प्रॉब्लम ऑफ सोशल अनटचेबिलिटी विद द नेशनल मूवमेंट। इन 1920 इन द resolution on non-cooperation, he emphasized the eradication of untouchability as an essential condition for achieving Swaraj. However, after the non-cooperation movement, nobody evinced any interest in continuing Gandhi's program of removal of untouchability. In fact, Gandhi mainly developed the movement on the basis of the rights of Harijans to enter the Hindu temples. Though this movement largely secured the religious right of the Harijans, they remained deprived of their economic and political rights. So, not much development of the Harijans in terms of social status was noticed. महात्मा गांधी जी पहले इंसान थे जिन्होंने कि सबसे पहले ये जो अनटचेबल लोग थे इनको लेकर नेशनल मूवमेंट किया था। अनटचेबिलिटी, जो सामाजिक अनटचेबिलिटी थी, ये लोग कहते थे ये लोग अछूत हैं, इस चीज को लेकर गांधी जी ने पहली नेशनल मूवमेंट चलाई थी। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करते वक्त इन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया था, एक शपथ लिया था कि और इस बात पर जोर दिया था कि वो अनटचेबिलिटी को यानी छुआछूत को जड़ से खत्म कर देंगे और ये उनका मेन मुद्दा होगा स्वराज को पाने का। मतलब उनका जो स्वराज होगा उसमें अनटचेबिलिटी नहीं होगी। हालांकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होने के बाद किसी को भी गांधी जी के इस प्रोग्राम अनटचेबिलिटी को खत्म करने वाले प्रोग्राम के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था किसी को भी। और गांधी जी का भी मेन मकसद इसमें यही था कि वो हरिजन्स को हिंदू टेम्पल्स में जाने का राइट देना चाहते थे। हालांकि ये जो मूवमेंट हुआ था उसमें बहुत ज्यादा धार्मिक राइट्स मिले हरिजन्स को, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक यानी आर्थिक और राजनीतिक राइट्स उन्हें नहीं मिल पाए और इसी तरह से इनका जो सामाजिक स्टेटस है वो कुछ खास चेंज नहीं हो पाया था। सिर्फ इन्हें मंदिरों में जाने का ही हक मिल पाया था, राइट मिल पाया था। बी आर अम्बेडकर डिफर्ड फ्रॉम गांधीज प्रोग्राम फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। Ambedkar wanted to ensure the participation of the Dalits on matters of education, employment, and political rights. In course of time, a debate started on the question of recognizing the Dalits as a distinct political group. Dr. B.R. Ambedkar, गांधी जी के जो ये प्रोग्राम थे अनटचेबिलिटी को खत्म करने वाला जो प्रोग्राम, उससे थोड़ा अलग सोचते थे। गांधी जी ने जो प्रोग्राम चलाया था उसमें सिर्फ हरिजन के राइट्स की बात की गई थी और उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार देने की बात की गई थी। लेकिन अम्बेडकर चाहते थे कि दलित जो दूसरी एक ग्रुप थी उसे भी कुछ राइट्स मिलने चाहिए और अम्बेडकर चाहते थे कि उन्हें एजुकेशन का राइट मिले, यानी उन्हें पढ़ने दिया जाए, उनको नौकरी दी जाए, उनको जो है इलेक्शंस लड़ने का राइट्स दिया जाए। और आगे चलकर फिर इन्हीं सभी बातों को लेकर डिबेट्स हुए, सवाल उठाए गए और फिर इन दलित ग्रुप्स को एक पॉलिटिकल ग्रुप के रूप में मान लिया गया। मतलब आगे चलकर इन दलित्स ने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई। During the civil disobedience movement, Ambedkar demanded separate electoral representation of Dalits to establish their political rights. This was opposed by Gandhi. In 1932, the Dalits were granted separate electoral representation as scheduled caste. In protest, Gandhi resorted to hunger strike until death. This forced Ambedkar to request Gandhi to give up the hunger strike. An agreement was reached between Gandhi and Ambedkar. This agreement is known as the Pune Pact. According to the agreement, instead of separate electoral representation, 151 seats were sought to be reserved for the scheduled castes within the format of common electoral representation. Civil disobedience movement के टाइम में अम्बेडकर जी का डिमांड था कि दलित्स को भी इलेक्शन में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए ताकि उन्हें भी कुछ पॉलिटिकल राइट्स मिल सके, लेकिन गांधी जी ने इससे इनकार कर दिया था। तो 1932 में दलित्स को शेड्यूल्ड कास्ट कहकर इनके लिए एक अलग से इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इसके खिलाफ गांधी जी आमरण भूख हड़ताल पर चले गए और गांधी जी को मनाने के लिए अम्बेडकर ने गांधी जी के साथ एक पूना पैक्ट किया, एक एग्रीमेंट किया जिसे कि पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस एग्रीमेंट के अनुसार अब कोई अलग से इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, बल्कि 151 सीट्स जो है टोटल, उसी में ही एससी कास्ट जो है उसे बोलकर एक रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, यानी 151 सीट्स के अंदर ही इन्हें कुछ सीट्स दे दी जाएंगी और जैसा नॉर्मल इलेक्शन होता है वैसे ही नॉर्मल इलेक्शंस कराए जाएंगे। Soon it became evident that the Congress leadership was not too keen about the issue of Harijans
included in Gandhi's action program. Many Congress leaders were unwilling to attach any importance to the issue. This forced the Dalits to continue their agitation for dignity and rights. However, the scheduled caste community did not get any noteworthy success in building up a strong organization of their own. Eventually, after the transfer of power in 1947, the movement of the scheduled caste community failed to make much headway. जल्दी ही ये पता चल गया कि कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं वो लोग हरिजन्स के राइट्स के लिए उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं और वो लोग कोई एक्शन भी ऐसा नहीं ले रहे हैं, कोई उनका ऐसा प्रोग्राम भी नहीं है कि हरिजन्स की राइट्स के लिए वो लोग बातें करें। बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स तो